नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के चलते कई बार एक बड़ा हिस्सा इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है। वो दर दर भटकने को मजबूर रहता है। लोगों को उनके हक और कानून के बारे में जानकारी नहीं होती। वो न्याय के लिए भटकने को विवश रह जाते हैं और इसी अंतर को दूर करने के लिए हम इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन के जरिए कानूनी सलाहकारों से आपकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है जालसाजी पर क्या है कानूनी प्रावधान। इस विषय में अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो आप हमारे कानूनी सलाहकार से पूछ सकते हैं। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल हमसे कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई आपको ऐसा सवाल जो आपको लगता है कानूनी पेचीदगियों के चलते आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको उसका हल नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी वक्त हो गया है, आप कोर्ट कचहरी के धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन निदान नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लीगल हेल्पलाइन के जरिए हम आपके सामने 4:30 बजे हाजिर होते हैं, हर रोज हाजिर होते हैं और आपसे सीधा जुड़ते हैं, आपकी समस्याओं का निदान करते हैं। हमारे सलाहकार जो कानूनी सलाहकार है वो बताते हैं आपको क्या बेहतर कानूनी विकल्प आपके लिए है। 2 नंबर आपको दिखा रहे हैं 8377009645, 8377009636। तो कानूनी सहायता के लिए किसी भी एक नंबर को डायल आप करें और हमें बताइए कि आपकी क्या कानूनी समस्या है, बेहतर कानूनी विकल्प आपके लिए क्या होगा, बताएंगे हमारे कानूनी सलाहकार आपको। और जिस विषय पर आज हम विस्तार से बात करेंगे वो भी आपके सामने। अगर कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी आपको इसके बारे में चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हमसे जान सकते हैं। अपना फ़ोन उठाइए क्योंकि हमारी फ़ोन लाइंस खुल चुकी हैं और हमें कॉल कीजिए। हर रोज़ हम 4:30 बजे लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपके सामने हाजिर होते हैं। हर रोज़ हम एक नए मुद्दे पर बात करते हैं, नए कानून के बारे में बात करते हैं, एक्ट के बारे में बात करते हैं। ऐसे में अगर आपकी कोई समस्या है तो हमसे आप जुड़िए। हमें फोन कर कानूनी सहायता आप ले सकते हैं। और जिस विषय पर आज हम बात करेंगे वो यही कि जालसाजी पर क्या है कानूनी प्रावधान। और इसी के साथ अजय सिंह जी हैं, अधिवक्ता हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि आज जालसाजी पर ही हम बात करेंगे, दर्शकों को बताएंगे क्या है, इसीलिए सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगी कि जालसाजी से आशय क्या है। जालसाजी जिसे नॉर्मली इंडियन पीनल कोड में एज अ फोर्जरी डिस्क्राइब किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो फोर्जरी इज लाइक कि कोई भी फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाकर उससे कुछ भी बेनिफिट डिराइव करना, उसको यूज कर उससे किसी भी तरीके का किसी को लॉस पहुंचाना, भले आपको प्रॉफिट ना हो पाए। हाँ, इस फोर्जरी में एक इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए कि आपने कोई फर्जी लाइसेंस बना के रखा हुआ है जी। आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। आपके पास मान लीजिए कोई फर्जी लाइसेंस है और आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो जिस क्षण आपने उसका इस्तेमाल किया वो फॉर्जरी की डेफिनेशन में ऑफेंस हो जाएगा और वो पनिशेबल ऑफेंस है इंडियन पीनल कोड में। ठीक है। अब इट डिपेंड्स कि आप उसे किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे सामने वाले को क्या नुकसान हो रहा है, आप उससे क्या बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं। तो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट उसके पर्सपेक्टिव्स हैं। उसी हिसाब से आफ्टर ट्रायल इसमें पनिशमेंट भी होता है। ठीक है। तो किस किस तरह के जो मामले हैं वो जालसाजी के अंतर्गत आते हैं और किन किन धाराओं के तहत इनमें और कौन सा केस चलता है? अमूमन जालसाजी जो है, फोर्जरी के मामले ज्यादातर जो न्यायालय में आते हैं और जैसा मैंने देखा है विगत वर्षों में, प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन जहां पे भी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मिस्टर ए की प्रॉपर्टी है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मान लीजिए उसे सेल ऑफ किया। अभी मिस्टर बी ने फिर फर्दर उसको जब भी किसी को सेल ऑफ किया जी, तो अगर वो प्रॉपरली सारे के सारे राइट्स नहीं उसमें इनकर किए गए थे ए को बी को ट्रांसफर करते वक्त, तो वो लिमिटेड ट्रांजैक्शन हो जाएगा।
खैर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि बी की प्रॉपर्टी हो गई, अब ए जब बी से खरीद लिया, अभी ए अगर उसे फिर से किसी को बेच देता है तो ये एक फोर्जरी के एम्बिट में आ जाएगा। ओके। अभी एक एग्जांपल और है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मिस्टर ए की प्रॉपर्टी है, मिस्टर बी ने मिस्टर ए बन के बेच दी, या मिस्टर बी ने ये कहते हुए कि ये प्रॉपर्टी उसकी है उसको बेच दी। अब नॉर्मली क्या होता है कि ये पहले बहुत ज्यादा ऐसे फोर्जरी के ऑफेंसेस हुआ करते थे, दे वर अनलिमिटेड। फिर 2009 में एक लॉ डेवलप हुआ, मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2009 में आया, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट हुआ। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और डिस्कस किए गए जी। इसमें यह भी कहा गया कि फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर ए की प्रॉपर्टी है, मिस्टर बी ने मिस्टर ए बन के वो प्रॉपर्टी किसी को बेच दी, मिस्टर सी को या मिस्टर डी को बेच दी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रॉपर्टी मिस्टर ए से अब चली गई। अभी मिस्टर ए के पास सर्टेन लीगल रेमेडीज हैं। फॉर एग्जांपल द वेरी फर्स्ट रेमेडी इज कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड। कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड के लिए लोग सबसे पहले इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड में जाने में एड वैलोरम फीस कैलकुलेट होगी, जितनी स्टैंप ड्यूटी दी गई है उतनी कोर्ट फीस देनी पड़ेगी मिस्टर ए को। अभी यहाँ मिस्टर ए की तो कोई फॉल्ट है नहीं कि उनकी प्रॉपर्टी मिस्टर बी ने मिस्टर सी को बेच दी, मिस्टर ए बन के, या मिस्टर बी ने अपनी ओनरशिप बता के बेच दी। तो इस प्रोसेस से थोड़ा बचने के लिए 420, 467, 468, 471 जी बिल्कुल आईपीसी अजय जी, में और भी लोग क्रिमिनल प्रोसीडिंग और भी कुछ एग्जाम्पल के जरिए जो चीज़ों को समझना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, प्रशांत जुड़े हैं हमारे साथ बुलंदशहर से। प्रशांत जी स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? संपर्क हमारा प्रशांत से टूट गया है। मैं अपील करूंगी अपने दर्शकों से कि आप अगर संपर्क हमारा टूट रहा है आप फिर से हमें कॉल कर सकते हैं। जो नंबर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आप हमें डायल कीजिए, उन नंबरों को हमसे बात कीजिए, क्योंकि हमारे कानूनी सलाहकार हमारे साथ इस वक्त हैं और वो आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर कानूनी विकल्प होगा। ठीक है अजय जी, क्योंकि हम चर्चा इस पर कर रहे हैं, मैं चाहूँगी पहले अपनी बात पूरी कीजिए, फिर और भी कुछ मैं आपसे जानना चाहूँगी। आपकी वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रही है जी अजय जी, मैं कह रही हूँ कि आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी। तो इस तरीके के ऑफेंसेस नॉर्मली फोर्जरी से रिलेटेड सरफेस अप होते हैं। अब जैसे प्रॉपर्टी वाला मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए और मैंने ये भी आपको बताया कि किस तरीके से सिविल प्रोसीडिंग्स को अवॉइड करते हुए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में लोग जाते हैं, बिकॉज एड वैलोरम कोर्ट फीस देनी पड़ेगी एंड नॉर्मली सिविल प्रोसीजर इंडिया में थोड़ा ज्यादा ही टाइम टेकिंग है। और क्रिमिनल प्रोसीजर में एज वी ऑल नो कि जहां पे भी स्टेट केस रजिस्टर होता है इमीडिएटली पुलिस अरेस्ट करने लगती है और चीजें एस्केलेट करने लगती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्रिमिनल रेमेडीज को लोग ज्यादा अडॉप्ट करते हैं, विच इज नॉट राइट। ठीक है, तो मैं ये कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जो आजकल जो मैसेजेस आते हैं कई बार एटीएम नंबर पूछा जाता है या फिर पासवर्ड या तमाम ऐसे मैसेज आते हैं, इसके बारे में विस्तार से आपसे बात करूंगी। एक मुराली जी हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं राजस्थान से हमारे साथ, स्वागत है आपका, बताइए सर क्या जानना चाहते हैं आप? ये जो बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में एक बड़े भारी जी, ये जो बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में बहुत कुछ घपला होता रहा है हिंदुस्तान में। एक प्रॉपर्टी फ्रॉड से बेच दी जाती है, दूसरे के पास जाती है, तो इस बेनामी प्रॉपर्टी का रूल क्या है? बेनामी प्रॉपर्टी का रोल क्या है? ये बेनामी प्रॉपर्टी कैसे बिकती है, क्या होता है? अच्छा अजय जी, ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आप भी बता रहे थे कि किसी ने किसी की प्रॉपर्टी किसी को दे दी या इसमें जो फर्जीवाड़ा हुआ है, वो ये चाह रहे हैं कि आखिर ये बेनामी प्रॉपर्टी क्या है, विस्तार से थोड़ा जानना चाह रहे हैं, आपने बता दीजिए। बेनामी प्रॉपर्टी में बहुत विस्तार से इसलिए नहीं बताया जा सकता या डिस्कस नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक्ट बहुत पुराना है। अच्छा। और ये इम्प्लीमेंट होके अभी तक लागू नहीं हुआ है हमारे देश में। अभी इनकम्बेंट गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही एग्रेसिव फुटिंग पे लाकर और इसको इम्प्लीमेंट करने की तैयारी कर ली है। विद इन 6 months और विद इन अ ईयर आई गेस वी कैन सी कि ये बेनामी ट्रांजैक्शंस जितने होते हैं प्रॉपर्टी के ये कोडिफाइड ऑफेंस हो जाएगा। 2 बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट में भी इसको ऑफेंस बना रखा है जी। मैं थोड़ा सा और बता दूं बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में कि अमूमन बेनामी प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है
जैसे कि मान लेते हैं कि मिस्टर ए हैं और उनकी वाइफ हैं। मिस्टर ए की सर्टेन अर्निंग है, तो उन्होंने सेविंग्स की, तो अपने वाइफ के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उनकी वाइफ को यह डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मिस्टर ए जो उनके हस्बैंड हैं उनकी सेविंग्स से ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है। दिस वॉज अ वेरी वेरी गुड लॉ, जो कि अभी आ नहीं पाया। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और इस पे एक टिप्पणी मैं जरूर करना चाहूंगा। ये बेनामी प्रॉपर्टी जिस भी दिन लागू होगा, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस पे ही होगा, क्योंकि बाकी कॉमन मैन तो एक घर नहीं बना पाता अपनी पूरी लाइफ में, और ये एन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज तो ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस के पास ही रहती हैं। ठीक है, तो बेनामी प्रॉपर्टी पे भी थोड़ा सा आपको भाई साहब वेट करना मुझे पड़ेगा। लगता है जो उनको जानकारी चाहिए 6 महीने साल भर के बाद थोड़ा इंतजार और थोड़ी जो उनको जानकारी चाहिए कि उनको मिल गई होगी। हमारे साथ भोपाल से वीर सिंह सोलंकी जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, बताइए क्या आप जानना चाहते हैं। हेलो जी जी बताइए, क्या सवाल है आपका। हाँ मैडम, वीर सिंह सोलंकी बोल रहा हूँ भोपाल जिले से। जी जी। दरअसल मैडम ये एक प्रॉब्लम थी, नानी का अकाउंट था बैंक ऑफ इंडिया में। तो उसके बाद उसने मेरा नाम ज्वाइन करवा दिया था, खाता खुलवा दिया था मेरा उसी अकाउंट। अब जो है प्राइवेट कंप्लेंट का 420, 467, 452 धाराओं में जो है मुकदमा रजिस्टर्ड था नानी ने। आपके नानी ने ये मुकदमा दर्ज किया है? जी जी। अजय जी, इन्हें क्या सलाह देंगे आप? अभी सवाल यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे पहली बात तो ये आती है कि इन्हें एज अ नॉमिनी उसमें ऐड किया गया है या फिर एज अ जॉइंट अकाउंट होल्डर। जी। और अगर इनकी नानी का अकाउंट है और उनकी परमिशन के बगैर ये उसमें जॉइंट अकाउंट होल्डर हुए हैं या नॉमिनी हुए हैं, तो फिर कुछ ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, तभी इनकी नानी ने किया होगा कंप्लेन, और एल्स ऐसे तो जल्दी कोई नहीं कंप्लेन करता है। बहुत सी बातें हैं जो ये बता नहीं रहे हैं, तो ये तो इनके ये इसका साफ तौर पर सोल्यूशन ही चाहते हैं कि अब इन पर उन्होंने केस किया इसका सोल्यूशन देखिए सीधा सीधा ये है कि ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, आप अरेस्ट स्टे में जाएं हाई कोर्ट, या फिर आप एंटिसिपेटरी बेल डालें। आप मध्य प्रदेश से हैं तो वहां पे आप कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएं और वहां पे जो भी आपका लोकल एडवोकेट हो आप उसके गाइडेंस में आगे प्रोसीड करें। जी, ठीक और है। अगर किसी तरीके कोई कंफ्यूजन हुआ है तो बिकॉज इट इज अ फैमिली मैटर एंड डिस्प्यूट बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स, तो मेरे ख्याल से इसे एमिकेबली सेटल किया जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल वीर सिंह सोलंकी जी, मुझे लगता है आपके लिए क्या बेहतर कानूनी विकल्प होगा, या जी ने आपको बताया। अजी जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी क्योंकि जिस तरीके से फर्जी SMS आते हैं आजकल देखा है, और कभी तो ATMs को बदल दिया जाता है, ऐसे पैसे निकाल दिया जाता है, बैंक जो चेक्स होते हैं, क्या ये जो, हाँ बिल्कुल, ये जो बाउंस होता है चेक, ये सब भी फर्जीवाड़ा या जालसाजी के अंदर आता है? नहीं, चेक बाउंस तो देखिए टोटली डिफरेंट कानून है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में वो कवर होता है, उसका प्रोसीजर ले डाउन है, उसमें कोई फोर्जरी की बात नहीं है। ठीक। किसी का इंटेंशन ही रहा हो फोर्जरी करने का और वो प्राइमा फेसी दिख रहा हो तो बात अलग है, तो फिर फोर्जरी के सेक्शंस के अंडर FIR लॉन्च की जा सकती है और एल्स NIA की प्रोसीडिंग करें। सेकेंडली, अभी आपने जो SMS एंड कॉल्स की बात की, SMS एंड कॉल्स जो है ये साइबर क्राइम से रिलेटेड ज्यादा है, और इसमें भी ऑफ कोर्स फॉर्जरी के इंग्रेडिएंट्स आते हैं, बट इट डिपेंड्स, केस टू केस डिपेंड करता है कि ये एग्जैक्टली फॉर्जरी है या नहीं है, क्योंकि ये साइबर क्राइम है और ये बैंक से रिलेटेड क्राइम है, और इसमें फ्रॉड कॉल्स आ रही हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक सारा का सारा कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, चाहे वो कॉल्स आ रही हैं, ये सारी की सारी जानकारियां आपसे ओवर द टेलीफोन ले ली जाती हैं और फिर आपके अकाउंट से मनी स्वाइप हो जाता है। तो ये साइबर क्राइम अलोंग विद फोर्जरी है। तो ऐसा किसी के साथ भी अगर होता है तो उसको तुरंत इमीडिएटली आप कंसर्न थाने में रिपोर्ट करें। और बल्कि एक मेरी एडवाइस और है, अगर इस तरीके कभी भी कोई कॉल या SMS आपको आता है तो 100 नंबर डायल करके उस नंबर को रिपोर्ट जरूर कर दें। ठीक है, ये बताते हुए कि भाई इस नंबर से मेरे पास कॉल आई थी एंड उसमें ये तरीके की बातें बोली गई जो कि मुझे शक है कि ये एक फ्रॉड कॉल है, और अगर आपको एकदम श्योर है कि फ्रॉड कॉल है तो आप बता दें कि भाई ये फ्रॉड कॉल आई थी, मेरे को पूछ रहे थे वो कि अपने ATM पिन बता दें, अपने अकाउंट डिटेल्स बता दें, एंड नंबर ऑफ अदर पर्सनल इंफॉर्मेशंस वर आस्क्ड। ठीक है। जो जालसाजी से जुड़े मामले होते हैं, क्या वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं या फिर असंज्ञेय अपराध की?
अब ये डिपेंड करता है कि किस सेक्शन में है। 463, 464 है तो दैट इज पनिशेबल अप टू 2 years। अब अगर 467, 468, 471 एंड अदर सेक्शंस भी उसमें इंक्लूड हो जा रहे हैं तो फिर उसमें 10 से लेके लाइफ तक हो जाता है पनिशमेंट। अच्छा, तो मतलब ऐसा- अगर कम ईयर्स हैं तो वो नॉन कॉग्निजेबल रहेगा, असंज्ञेय रहेगा। अच्छा, बट अगर बाकी 467 to 471 अगर उसमें इंक्लूड हो जाता है तब तो फिर वो संज्ञेय हो जाता है। ठीक है। अगर इस तरीके की कोई अपराध है और मानिए कहीं हुआ है तो क्या ये समझौते योग्य होते हैं? इनमें समझौता हो सकता है क्या? ये स्टेट केस है तो इसमें समझौता तो हो सकता है बिकॉज दिस इज बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स है। बट तब भी डिस्क्रिशन एट द एंड ऑफ डे कोर्ट के ही पास है। अब अगर कोर्ट को लगता है कि इट इज क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, पब्लिक एट लार्ज इज गेटिंग अफेक्टेड बाय इट, तो कोर्ट इसे नहीं भी क्वेश्चन करेगी। ठीक है। बट अगर कोर्ट को लगता है कि इट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि फर्म चल रही है, 2 पार्टनर्स हैं, किसी एक पार्टनर ने कुछ फ्रॉड करके दूसरे पार्टनर को निकाल दिया जी। या कुछ फ्रॉड करके फोर्जरी करके अपनी लायबिलिटीज उस पर शिफ्ट कर दी, या कई बार फैमिली में होता है कि कोई कंपनी बनाई हुई है, सब अलग अलग डायरेक्टर्स हैं, तो कुछ ऐसा फ्रॉड हुआ है जो पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी को कोई बहुत इफेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा। और एक सोसाइटी में ये मैसेज नहीं गया है कि ये बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो ठीक है, बिल्कुल। इट डिपेंड्स अपॉन कोर्ट। वैसे कई ठीक है जी, बिल्कुल हम विस्तार से आएंगे इस पर, फिर से बात करेंगे क्योंकि हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी है रचना जी हरियाणा से। स्वागत है रचना जी आपका। बताइए आप क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी रचना जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मैं पानीपत से बोल रही हूँ, रिशालू गांव से जी। ठीक है, अपना सवाल बताइए। मैम, मेरा है ना केस, जैसे मेरी शादी हुई थी 2018 में अप्रैल में। तो मैडम जब से ये एक 1.5 महीने इन्होंने ठीक ठाक रखा, उसके बाद मेरे को फिर वो मारपीट का, और बंदे का दिमाग मैडम ऐसा है, काट पीट, मारपीट, घसीटना और पेट पे चढ़ चढ़ के मारना, मैडम ये सब हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, जब पेट में बच्चा आया था तो पहले बार में ही मैडम, पहले महीने में ही इन्होंने मारपीट की थी। जब बच्चा पेट में आया था उस टाइम भी। तो मैंने फिर अपने पेरेंट्स वगैरह को, अपने बहन नंदोइयों को, सबको बताया था। तो मैडम मेरे पेरेंट्स को मतलब घर से, यहाँ से मेरे को निकाल दिया गया था। फिर मैं पेरेंट्स के घर रही 8-9 महीने। अब बच्चा अभी 11 महीने का हो चुका है। तो यहाँ के पंचायत वाले गए थे कोर्ट में, मैंने डिवोर्स का केस डाल दिया था मैडम। तो यहाँ के पंचायत वालों को मेरे हस्बैंड इकट्ठा करके ले गए थे, 4-5 बंदे हैं। तो मैडम वहाँ से कोर्ट में लिखित में इन्होंने स्टैम्प पेपर पे लिखित में दिया था कि अभी मैं मारपीट नहीं करूंगा। और 2 साल से मैडम खाना खर्चा कुछ भी नहीं दिया इस बंदे ने, 1 रुपए नहीं दिया था मेरे को। तो मैडम अभी मतलब मेरा यही सवाल है कि अभी भी इन्होंने, जैसे सरपंच वगैरह सारी चीज लेकर आए हैं मेरे को अपनी गारंटी पर। 2 महीने मुझे यहाँ पे हो गए हैं, 3रा महीना स्टार्ट है मैडम रहते हुए। इस 2 महीने में उस बंदे ने 4 बार मार लिया मुझे। ठीक है, तो उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है, आप ये जानना चाहती है ना? नहीं मैडम, एक और थोड़ा सा है। ये मेरा बच्चा जो 11 मंथ का है मैडम, तो इस बच्चे को अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही 4 दिन से बुखार था, तेज बुखार था। तो मैडम मैंने इसको जब पहले ही दिन जब तेज बुखार चढ़ा, मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने देखो इसको दवाई की जरूरत है, बट उसने ध्यान नहीं दिया। पैसे होते हुए भी मैडम उसके पास दवाई के लिए तो पैसे अभी आप थे। अपने पति के साथ रहना चाहती है, अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, डाइवोर्स चाहती हैं, अभी आप क्या चाहती हैं? मैडम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं डिवोर्स लेती हूँ, जैसे डिवोर्स फाइल कर रखा है मैडम मैंने, तो क्या मैं, जैसे उसकी प्रॉपर्टी है, तो क्या उसकी प्रॉपर्टी में आपको मेरे क्या को उस थोड़ा प्रॉपर्टी में हक मिलेगा, आप ये जानना चाहती है ना? हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, ठीक है, मैं समझ गई हूँ। अजय जी, आपने इनकी पूरी बात सुन ली है कि किन तरीके से इनके साथ क्या क्या हुआ। अब इनका बच्चा है, 11 महीने का वो है, ये जानना चाह रही कि अगर डाइवोर्स होता है तो इनको क्या मिलेगा उस प्रॉपर्टी में, और किस तरीके से इनको मतलब हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत कुछ सा इन्होंने, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए,
आपके साथ जिस तरीके के इंसिडेंट्स हो रहे हैं दैट इज़ वेरी सीरियस, और मेरे ख्याल से आपको कोशिश करनी चाहिए बातचीत करके, अगर चीज़ें सेटल हो जाएं किसी तरीके से बड़ों के इंटरवेंशन से तो बहुत अच्छा है, और एल्स आप डिवोर्स के लिए फाइल कर रखी हैं उसी को परस्यू कर लीजिए। आपने एक सवाल किया प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा या क्या कैसे मिलेगा, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप ये लड़ाई कितनी लंबी लड़ सकती हैं। बिकॉज ये आप मान के चलिए कि अगर आपने प्रॉपर्टी में शेयर मांगा तो सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाएगा एंड इट विल टेक सम टाइम। नॉर्मली अभी जो हम लोगों की कोर्ट की प्रैक्टिसेस हैं, जब भी डिवोर्स के लिए कोई लेडी अप्रोच करती है कोर्ट को, तो एक सर्टेन अमाउंट, एक हेल्दी अमाउंट कोर्ट एज ए एलिमनी डिसाइड कर देती है, विच इज वन टाइम पेमेंट टू द वाइफ, जो हस्बैंड की तरफ से मिल जाता है उसके और उसके बच्चे के भरण पोषण के लिए। ये मान के वो अमाउंट दिया जाता है जो भी है, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 50 लाख, जितनी भी हैसियत हो दोनों कपल की, उस हिसाब से ये अमाउंट दिया जाता है, और ये मान के दिया जाता है कि दिस अमाउंट इज फॉर इटर्निटी। तो अभी अगर आप मीनवाइल डिवोर्स पिटीशन को प्रेस करती हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप मेंटेनेंस का भी सूट फाइल कर सकती हैं। मेंटेनेंस का एक एप्लीकेशन 125 का फाइल कर दीजिए। बाकी आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ है तो मेरे ख्याल से आपको डोमेस्टिक वायलेंस में भी एक कंप्लेंट करना चाहिए, और इससे आपको केस लड़ने में थोड़ी सी मदद मिलेगी, आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहेगा, और फाइनली आप अपना फिर डिवोर्स का केस परस्यू कर पाएंगे। और प्रॉपर्टी के लिए भी फिर आपको कंटेस्ट तो करना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉपर्टी इज समथिंग जो थोड़ा सा अपने प्रतिष्ठा से लोग जोड़ लेते हैं। तो एलिमनी तो मान लीजिए कि एक बार 25-50 लाख मिल जाएगी, बट प्रॉपर्टी थोड़ा सा टफ हो जाती है। दो लॉ इज देयर, बट प्रॉपर्टी में थोड़ा सा लोग गिव अप कर जाते हैं अमूमन। ठीक है, तो मुझे लगता है बिल्कुल रचना जी तो आप चाहें तो कंटेस्ट कर लें उनके खिलाफ। ठीक है, तो बिल्कुल रचना जी को आपके लिए क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है और आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको अजय जी ने बताया, क्या आपको मिलेगा क्या नहीं। अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों को जानकारी देने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि उनके लिए क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है। तमाम दर्शक हमें फ़ोन करते हैं और जिस तरीके से आज हम जालसाजी पर क्या है कानूनी प्रावधान, इसको लेकर चर्चा कर रहे थे, अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे थे। तो लीगल हेल्पलाइन में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर होंगे आपके सामने यहाँ से, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।